हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट। तो बिहार स्टेट का जो कोई तैयारी करता है उसका क्लास होने वाला है, जिसमें से हम लोग इससे पिछले से कंटिन्यू हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज ला रहे हैं, जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज इसलिए हम लोग बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो तैयारी का स्टेट का तैयारी दे रहे हैं, और ये आपका पेपर 1। तो आपका पेपर 1 का है, जिसमें से हम लोग करेंगे जो पेपर 1 माध्यमिक कक्षा 9 to 10 के लिए है, जिसमें आज हम लोग करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो जिसमें से सोशल साइंस जो आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो 100 मार्क्स का आती है, इसमें से करेंगे जो पीआई के क्वेश्चन है। और आज का एक देखेंगे 19 में 2024 का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला है। आप क्वेश्चन आप कहीं भी सर्च करके इसको मिला सकते हैं, पूरा सेम टू सेम है इसको, इसलिए हम पीडीएफ फॉर्म में लाएं, इसलिए डिटेल को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हम अपने से टाइप करके इसको लाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसका जो पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2, जिसमें से इसका फिर 50 51 से लेके 100 तक करेंगे, क्योंकि वीडियो में है एक्सप्लेनेशन इसलिए करेंगे ताकि आपको एग्जाम में इससे फ्यूचर में आप एग्जाम दीजिएगा तो ये नहीं कि सेम टू सेम आपको मिलेगा, इससे अलग भी मिलेगा, तो इसलिए आप एक्सप्लेनेशन जरूर है। देखिए वास्को डी गामा वाला है, ये क्वेश्चन पिछला जो 18 में का फर्स्ट शिफ्ट, 18 में का सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा था। देखिए 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बोलते हैं आप लोग कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन कम से कम वीडियो देखिए, ताकि आप कुछ यहाँ से गेन करके जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का पहला पता किस वर्ष लगाया था? आपको बताना है पता किस वर्ष लगाया था। इससे पहले पूछा था कि कौन था वास्को डी गामा, किसके पास आया था, वो सब क्वेश्चन पूछा था। तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये कब पता लगा था? 1498, 1499, 1492, 1502, 19 में। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1498। अब देखते हैं वास्को डी गामा। सबसे पहले वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं। वास्को डी गामा कौन था? ये पुर्तगाली का एक नाविक था, मतलब पुर्तगाली। तो पुर्तगाली याद रखना है, पुर्तगाली का एक नाविक था। ये सबसे पहले जो आता है, तो ये कहाँ पे सबसे पहले मतलब आने के बाद किससे मिलता है? तो ये याद रखिएगा, ये गुजरात का एक आदमी रहता है, गुजरात का, जिसका नाम रहता है अब्दुल अब्दुल मजीद। तो याद रखिएगा अब्दुल मजीद, तो नाम याद रखना है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति रहता है, ये गुजरात का। ये कौन रहता है? एक व्यापारी रहता है, तो ये भी याद रखना है व्यापारी। तो ये रहता है व्यापारी। इससे आकर ये पुर्तगाली जो वास्को डी गामा रहता है, इससे मिलता है। तो मिलने के बाद ये पूछता है कि हमको मतलब कि भारत जाना था। ये बोलता है कि यहीं पे है। ये गुजरात का ही व्यक्ति रहता है, बोलता है यही भारत ही है, कहाँ जाना है? तो ये बोलता है मसालों के लिए। तो ये फिर यहाँ से भेज देता है केरल। केरल भेज देता है। वहाँ का जो केरल का जो राजा रहता है, राजा का नाम क्या रहता है? जमोरिन। तो राजा का नाम याद रखना है जमोरिन। तो ये फिर जमुनी के पास जाता है, जमुनी से मिलता है। मिलने के बाद वहाँ से जो भी है मसाले का है, सारा चीज़ सामान लेके यहाँ से फिर अपना चला जाता है। फर्स्ट बार में आता है ये 1498, ठीक है। इससे जब क्वेश्चन पूछेगा सेकंड बार कब आता है, तो सेकंड बार बोलिएगा 1502 में। तो 1502 में द्वितीय सेकंड बार फिर से आता है ये। 1502 में आता है, फिर से यहाँ से लेकर जाता है, और एक बार थर्ड में भी आता है। थर्ड में इससे पहले और कोई आता है, तो थर्ड वाला बता देते हैं, उसके बाद फिर इससे पिछले वाला में डिस्कस कर लेंगे। 1524 में एक बार फिर आता है, तो ये थर्ड बार में आता है 1524 में, जिसमें से ये पुर्तगाल का क्या वहाँ का गवर्नर बन के आता है। तो वहाँ का पुर्तगाल का गवर्नर बन के आता है, परंतु बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद जानते हैं कि इसके बाद मतलब कि और पुर्तगाली कौन-कौन आता है। तो पुर्तगाली एक इम्पोर्टेंट इससे याद रखिएगा, फ्रांसिस अल्मोडा नाम के एक व्यक्ति रहता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसका नाम रखिएगा फ्रांसीसी डी अल्मोडा या अल्मीडा, जो भी है, तो याद रखिएगा अल्मीडा। अल्मीडा नाम का व्यक्ति रहता है, जो एक बार आता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक पॉलिसी लाया था। इसका पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। वाटर पॉलिसी लाया था ये, तो याद रखना है। ब्लू वाटर पॉलिसी था फ्रांस के अल्मीडा के द्वारा लाया गया था, और ये कब आता है? तो 1505 से लेकर 9 के बीच में ये आता है, ठीक है। तो ये आपको डेट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन, इसलिए हम डिटेल बता रहे हैं, ताकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पहले पूछा था अब्दुल मजीद कहाँ था, ये पूछा था। ये फिर कौन था यहाँ का केरल का राजा कौन था, तो ये पूछ दिया था सेकेंड वाला में। तो देखिए कितना क्वेश्चन, ये पूछा था, ये पूछा था, अभी पूछ दिया कि कब आया था, डेट भी पूछ दिया। हो सकता है नेक्स्ट वाला आप दीजिएगा तो फ्रांसिस अल्मीडा कौन था, वो कौन सा पॉलिसी लाया, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? बताना कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? वाशिंगटन ने की, लाफ्थे ने की, थॉमस पेन ने की, जैक्सन ने की थी? कौन किया था कॉमन पेन की रचना? चलिए तो सही आंसर क्या होगा, चलते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो थॉमस पेन ने किया था। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थॉमस पेन ने किया था, तो बस इतना ही याद रखिएगा। एक प्रकार का क्या था, एक लघु पत्रिका था, तो वही पत्रिका से संबंधित है, थॉमस पेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, अमेरिका का संविधान किन वर्ष लागू हुआ था, कब आया लागू हुआ था? 1776 में, 1783 में, 1787 में, 1789 में। तो अमेरिका का संविधान कब लागू किया गया था?
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बनेंगे तो 1789 याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संविधान, जो अमेरिका का जो संविधान है 1789 में लागू हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट। अब विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है कहाँ से, अमेरिका से लागू किया गया था, ये याद। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान बोलेगा तो आपको याद रखना लिखित संविधान कहाँ से, अमेरिका से लागू किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो ये बताइए तीनों जो है किस क्रांति का नारा था? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो ये सब तीनों जो था ये फ्रांसीसी क्रांति, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी क्रांति का नारा। ये कब आता था? 1789 में, ये उसी के समय दौरान में आता, 1789 में यह मुख्य नारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? 1939, 1945, 1947, 1947। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1945। तो इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 1945 में क्या गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो इंपॉर्टेंट है। डेट पूछ देगा तो बताइएगा 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 में, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इससे क्वेश्चन हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जब मतलब ये जब स्थापना हुआ था 1945 में, उस समय मतलब कि जो मेंबर था, तो मेंबरों की संख्या कितनी थी? तो देश की जो संख्या थी, देश की संख्या, ठीक है, उस समय जो कितना देश मेंबर बना था, तो देश की संख्या था उस समय 51 था। तो हो सकता पूछ सकता है कि उस समय जो सदस्यों की संख्या कितनी थे, तो इतने देशों ने भाग लिया था। पर वर्तमान अभी बोलेगा वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में बोलेगा तो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में देशों की संख्या बोलेगा तो 193, तो वर्तमान में 193 देश इसमें है, तो ये आपको याद रखना। अब बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ, तो मुख्यालय यदि पूछ जाए तो बताना है मुख्यालय बताना है न्यूयॉर्क में। तो मुख्यालय बोलेगा तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये सारा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए हम डिटेल करवा दे रहे हैं। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? सैनिकवाद, पूंजीवाद, उग्रवाद, समाजवाद। तो नाजीवाद किसका विरोधी था? चलिए तो नाजीवाद किसका विरोधी था? यह समाजवाद का विरोधी था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समाजवाद का विरोधी था। और नाजीवाद का बोलेगा उदय कहाँ से होता है, तो ये आपका जर्मनी से होता है। तो आपका जर्मनी से होता है, नाजीवाद का होता है, तो इम्पोर्टेंट है नाजीवाद का उदय। और नाजीवाद का उदाहरण करने वाला कौन था? तो हिटलर था, हिटलर। तो नाजीवाद को उधर करने वाला हिटलर था, और कहाँ से होता है? जर्मनी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? नाजीवाद का, उग्रवाद का, फांसीवाद का, इनमें से कौन है? बताइए कौन सा बात का ये मतलब कि उपलब्ध था? तो मुसोलिनी क्या था? ये फांसीवाद, तो ये फांसीवाद का प्रवर्तक था, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, इसमें 8 की ओर। प्रथम विश्व युद्ध देखो प्रथम विश्व युद्ध पहले भी 18 मई का जो था, 18 मई का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, 18 मई का सेकंड शिफ्ट में पूछा था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, इसमें पूछ दिया था कितना दिन चला था। देखिए हम उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, जो पढ़ेंगे तो आराम से बना लीजिएगा, और यदि जो नहीं पढ़ेंगे तो वो सिर्फ रट्टा मार लेंगे कि इतना से इतना चला, खत्म। तो ये देखिए कितना वर्ष चला, डेट पूछ दिया, बताइए 2 वर्ष हुआ था, 3 वर्ष हुआ था, 4 वर्ष हुआ था, 5 वर्ष, इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनिए, आप लोग के लिए बहुत फायदा करेगा। तो कितना 4 वर्ष के लिए होता है। चलिए अब डेट देखते हैं शुरुआत कब होता है, तो शुरुआत बोलेगा तो 28 जुलाई, तो डेट याद रखिएगा 28 जुलाई 1914। तो 28 जुलाई 1914 से लेकर कितना तक होता है? 1918 तक, तो ये याद रखना 1918 तक, तो कितना 18 तक होता है, 28 जुलाई 1914 से लेकर 18 तक होता है। इतना बोलेगा इसमें होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसमें होने का कारण था क्या कि यहाँ ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया का जो आता था, ऑस्ट्रिया, वहाँ का जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था, ऑस्ट्रिया का राजा का नाम पूछ सकता है, तो सोरोबाज मतलब कि डार्विन फ्रेंडिट नाम का एक राजा था, जिसने सोरोजा में वहाँ पे क्या था 28 जून को 1914 में क्या कहते थे, इनकी हत्या हो जाती। तो 28 जून 1914 को इनकी हत्या हो जाती, तो इसी के हत्या के दौरान क्या होता है, ये युद्ध हो जाता है। अब प्रथम युद्ध में कितना देश भाग लेता है, तो भाग लेने वाले देशों का नाम बोल देगा तो 37, तो कितना 37 देश युद्ध में भाग लेता है, और कुछ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो टोटल 37 देश इसमें भाग लेता है, और जानते हैं थोड़ा सा कुछ, तो 37 देश भाग लेता है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन कौन देश कहाँ से था, तो इसका जो 2 भागों में बटा था। तो पहला भाग जो था एक मित्र राष्ट्र में, एक मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र में एक बटा था, और एक दूसरा धोरी राष्ट्र में बटा था। तो धोरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन-कौन देश था ये भी याद रखना है। तो मित्र राष्ट्र में आपको बना था ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, टोटल 5 था, 5 हाँ, तुर्की था, बुल्गारिया था, इटली था। इम्पोर्टेंट नाम बता देते हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद मित्र राष्ट्र में कौन था, तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था,
जापान, अमेरिका, जो अमेरिका था, अमेरिका और इसके बाद रूस और फ्रांस, ठीक है। तो रूस और फ्रांस, तो रूस और फ्रांस ये सब देश इसमें था। तो धुरी राष्ट्र में ये सब था और मित्र राष्ट्र में ये था, तो इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकता है। चलिए, फिर इसी के दौरान जब ये पूरा खत्म हो जाता है, खत्म होने के दौरान एक संधि होता है, तो ये याद रखना, वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि पूछ सकता है, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब होता है और क्या होता है? तो वर्साई की संधि यदि पूछ दे तो वर्साई की संधि 18 मुंजा को हो जाता था 28 जून 1919 में। तो 28 जून 1919 में वर्साई की संधि होती है। चलिए, तो इतना क्वेश्चन इससे रहेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो 1774 में राजाओं के बोरबोन परिवार में फ्रांस का सिंहासन पर कौन बैठा था? लुइस मतलब 16वां, चार्ल्स द्वितीय, विलियम एक्स जोन्स। कौन बैठा? लुइस 16वां। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी पढ़ लेना है। देखिए, फिर क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध का है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समुद्री युद्ध के बारे में आमतौर पर कौन सा कथन सच नहीं है? तो सच नहीं है पूछा गया, तो नहीं है। पहला है, पनडुब्बी और खदानों युद्धोत्पन्न को धमकाने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका था। काफिले के अंत पनडुब्बी के खिलाफ सबसे प्रभावी बचाव साबित हो गया था। ब्रिटेन नौसेना पनडुब्बी के युद्ध आक्रमण उपयोग के माध्यम से दुनिया में महासागर प्रभुत्व स्थापित करना किया था। और निकला है, युद्ध के दौरान सही जगहों या जहाजों के बीच महान युद्ध का आवर्तक दुर्लभ था। तो क्या इसका सही जवाब होगा? चलिए, तो इसका सही सही जवाब क्यों बढ़ेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रिटेन क्या कहता है, नौसेना के माध्यम से क्या कहता है, आक्रमण प्रभुत्व स्थापित किया था। तो ये वाला गलत है, तो ये वाला क्या बोलता है, सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है, स्थापित नहीं कर पाया था। तो ये देगा। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको पता हो चल गया कितना से कितना हुआ था, तो आपको याद ही होगा। चलिए, नेक्स्ट है, चेरो जनजाति कहाँ के रहने थे? आप बताइए, चेरो जनजाति से क्वेश्चन आएगा, तो चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे? भागलपुर के, रांची के, पटना के या पलामू के, कहाँ के थे? चेरो जनजाति आप लोग पढ़े होंगे, तो पलामू। तो पलामू आपका कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। तो झारखंड, तो पलामू का झारखंड से चेरो जनजाति, तो चेरो जनजाति से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये मतलब झारखंड से जब आया तो झारखंड के बारे में कुछ-कुछ क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, तो ये भी आपको लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि अलग-अलग जनजाति के द्वारा होता है, जैसे कि कौन-कौन ते चेरो जनजाति डायरेक्ट पूछा झारखंड से, और पूछेगा कि मिकिर कौन-सा मिकिर जनजाति, मिकिर जनजाति कहाँ से है? तो ये बताइएगा असम से, ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। मिकिर जनजाति असम से। खोंड जनजाति पूछ देगा, तो खोंड, खोंड जाति कहाँ से? ये आपका उड़ीसा से, तो खोंड से उड़ीसा, तो ओडिशा, उड़ीसा से खोंड जनजाति है। तो ये सब जनजाति भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। कलर ठीक नहीं है ना, एक मिनट, कलर इसका अच्छा कलर ले लेते हैं, लाइट वाला। हाँ, चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वन्यजीव कृषि का अभ्यास करता है? तो वन्यजीव कृषि का अभ्यास करता है कौन सा? यूएसए, बांग्लादेश, भारत या भूटान? तो वन्यजीव कृषि मतलब व्यापारिक कृषि कौन करता है, ये बताना है। तो आपका यूएसए, तो याद रखें, यूएसए जो है वन्यजीव कृषि का अभ्यास करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत किस आदिवासियों के द्वारा समुदाय पर घर का प्रभाव पड़ा था? देखिए, चाय बागानों की शुरुआत आदिवासी समुदायों के घर पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये पूछा गया था। चलिए, पहला, नौकरी के अवसर में के कारण सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, जबरन विस्थापन और श्रम शोषण, नई कृषि तकनीक। तो बताइए उस समय क्या होता, ये चाय के बागान के बारे में क्या हो जाता? तो क्या कहता था, उनको जबरन रूप से विस्थापित और उनका श्रम के रूप से उसको शोषण करने का काम करता था। जबरन विस्थापित मतलब वहां से हटाने लगा और उसको जबरन रूप से उसको शोषण करने लगा। चलिए, आप जैसे चाय बागान से क्वेश्चन आया, तो चाय से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। पहले आदिवासी का क्या करने लगा, तो वो बताते थे, उनका भूमि का शोषण करने लगा, उनकी संस्कृति जो भी प्रक्रिया है, उनसे समय उनके वन की जो नीतियाँ थी, उन नीतियों से उनको क्या हटाने लगा, तो ये सब उनके द्वारा शोषण होने लगा। चलिए, आप कहते हैं, भारत से पूछेगा कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोलेगा, उत्पादक राज्य, तो आपको बताना असम। तो भारत में सिर्फ बोलेगा तब, ठीक है, याद रखना। अब भारत में बोलेगा कौन सा स्टेट, जैसे कि दूसरा बोल देगा पश्चिम बंगाल जो है यह चाय का उत्पादन में सबसे बड़ा सेकेंड नंबर पे है। पता नंबर पे याद हो गया असम, दूसरा नंबर बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद बोलेगा विश्व में, यदि ये क्वेश्चन विश्व में पूछ देगा कि विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादन कौन है, तो विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन आपका चीन, ठीक है। तो विश्व में बोलेगा तो आपका चीन हो जाएगा, तो याद रखना, विश्व में बोलेगा तो चीन। चलिए, चाय की खेती के लिए कौन सी कैसी प्रकार की जलवायु चाहिए? तो चाय की खेती के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु, ये याद रखना, आर्द्र जलवायु। तो गर्म के साथ साथ आर्द्र जलवायु भी होना जरूरी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था?
असम के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में या पंजाब में। तो मुंडा मतलब क्या, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, तो याद होगा छोटा नागपुर के क्षेत्र में। ये आपको कहाँ पड़ता है, रांची वाला झारखंड के क्षेत्र में। चलिए, अब जनजाति से क्वेश्चन आ गया, तो जनजाति से क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये सब जनजाति से कौन-कौन करता था। पहले आया जैसे बिरसा मुंडा के द्वारा ये बिरसा मुंडा को क्या कहते हैं, धरती बाबा, तो हम लिखते हैं धरती बाबा के नाम से, तो धरती बाबा के नाम से बिरसा मुंडा को जानते थे। बिरसा मुंडा भगवान के जो झारखंड राज्य के मतलब ये कहता है। चलिए, आप जानते हैं इनका जन्म कब होता है, तो बिरसा मुंडा के जन्म से हो सकता है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ जाए, तो याद रखा 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875 से जन्म होता है। कहाँ पे जन्म होता है, तो जगह का नाम बोलेगा, जगह कहाँ से जन्म होता है, तो ये आपका खूंटी के उलिहातू नाम, तो खूंटी के उलिहातू गाँव नाम आता है, उल्हातू, उल्हातू नामक गाँव है, तो वहाँ से इनका जन्म होता है, ठीक है। पिताजी का नाम बोलेगा, तो पिताजी का नाम सुगना मुंडा, सुगना मुंडा, पिताजी का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम बोलेगा तो करमी देवी। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा से हो गया। आप जानते हैं बिरसा मुंडा से क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से हम कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जैसे कि मुंडा विद्रोह होता है, तो मुंडा विद्रोह कब होता है, तो मुंडा विद्रोह आप याद रखा 1899 से लेकर 900, ठीक है, 1899 से लेकर 1900, ठीक है। हाँ, इनका मृत्यु पूछ देगा, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कब होता है, तो 9 जून 1900 को, तो 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, आप जानते हैं जैसे मुंडा आंदोलन हो गया। चलिए, मुंडा आंदोलन के बाद कुछ हो सकता है, बोलेगा कि संथाल आंदोलन कब होता है, संथाल आंदोलन, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है आंदोलन। तो संथाल आंदोलन कब होता है, तो 1855 से लेकर 56 के बीच में, तो 55 से लेकर 56 के बीच में संथाल आंदोलन, जिसमें से 6 लोगों का भाग लेता है, सिंधु कानून, चांद भराव, फूलो, झानू, ये सब आपको याद होगा, तो ये सब लेता है, ठीक है। उसमें बोल देगा ताना भगत आंदोलन, ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए आपको बताते हैं। ताना भगत आंदोलन, तो ताना आंदोलन 1914 में होता है, ठीक है। उसके बाद बोल देगा इसमें कौन-सा आंदोलन, और एक इम्पोर्टेंट आंदोलन नाम भूल गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन था, हम भूल गए। चलिए, अब याद आएगा तो हम बीच में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, बुद्धू भगत के द्वारा कौन-सा कोल आंदोलन, हाँ, कोल विद्रोह, ठीक है। तो कोल विद्रोह जो 1831 और 32 में किया जाता था, ये इम्पोर्टेंट है। कोल विद्रोह किसके द्वारा किया जाता है, 31-32 में। चलिए, बुद्ध भगत के द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस विद्रोह को उल्हातू, देखिए अभी जस्ट बताए थे उलगुलान, महाअंगारम के नाम से जानते हैं उलगुलान, तो ये आपका बिरसा मुंडा, तो मुंडा विद्रोह से संबंधित है। अभी जस्ट बताए थे उलगुलान करता है, तो इसी का नाम उल्हातू नाम से गाँव होता है, ये उलगुलान के नाम से भी देता था। ये अपना स्टेटमेंट देता है काटूंगे बाबा काटूंगे। देखिए, सत्तावन विद्रोह आ गया 1855-56, अभी जस्ट बताए थे 55 से 56 में। देखिए, कोल विद्रोह आ गया, क्या हुआ था 1831 से 32 में, अभी जस्ट बताए थे ना, ये बुद्धू भगत के द्वारा, इसलिए हम जो बता रहे हैं उसको याद रखिए, ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा के द्वारा ये तो किया गया, चलिए हो गया। संथाल विद्रोह कौन है, चांद भैरव, चांद भैरव, सिद्धू कानून, ये सब था मिल गया था, सिद्धू कानून, चांद भैरव, सिद्धू कानून सब मिल के गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए कौन सा है, चीन है, भारत है, यूएस है, पाकिस्तान है। तो विश्व में बताया तिलहन के लिए बोलेगा तो आपका हो जाएगा भारत, तो विश्व में तिलहन के लिए आपका हो जाएगा भारत, ठीक है। चलिए, अब जैसे तिलहन के लिए आप जैसे बोलेगा धान के लिए, ठीक है, याद रखिएगा धान तथा गेहूं, तो धान प्लस गेहूं के लिए, धान प्लस गेहूं, तो गेहूं में विश्व में किसका स्थान है, ये चाइना का है, तो चाइना मतलब चीन का धान और गेहूं के लिए 5वां स्थान है, ठीक है। चलिए, दूसरा बोल देगा सोयाबीन के लिए, तो सोयाबीन के लिए किसका स्थान है विश्व में प्रथम स्थान, तो ये अपना यूक्रेन का है, तो ये यूक्रेन का। अब भारत का याद हो ही गया, उत्पादन मतलब तिलहन के लिए, मतलब तिलहन के लिए हो जाएगा। बोलेगा जौ का, ठीक है, तो जौ के उत्पादन में विश्व में किसका स्थान है, तो ये आपका रूस का है, तो जौ के लिए बोलेगा तो रूस का, ठीक है। उसके बाद फिर बोलेगा गन्ना का, जब यहाँ पे तिलहन पूछ सकता है तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बता सकता है, तो गन्ना का बोलेगा तो ब्राजील, तो गन्ना का हो जाएगा ब्राजील, ठीक है। बोलेगा ज्वार, ज्वार हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, और मक्का हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, तो ये सबको जब पूछेगा तो ये हो जाएगा अमेरिका। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या बताया, धान के लिए चाइना मतलब चीन, सोयाबीन के लिए यूक्रेन, जौ के लिए रूस हो जाएगा, गन्ना के लिए ब्राजील हो जाएगा, ज्वार मक्का ये के लिए अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस द हैंग नीदरलैंड के पीस पैलेस के कार्य करता है, कौन करता है, सुरक्षा महासचिव, महाध्यक्ष, आर्थिक सामाजिक या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कौन हो जाएगा, तो द हेग का नाम से याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो याद हो गया ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक ही फसल के बड़े उत्पादक उगाए जाते हैं, तो एक ही फसल में बड़े फसल उगाए जाते हैं, स्थानांतरण कृषि, वृक्षारोपण कृषि, बागवानी कृषि या गहन कृषि, तो कौन प्रकार की कृषि है बताना है।
तो एक ही फसल में अनेक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, तो ये आपको बोलता है वृक्षारोपण कृषि। तो क्या कहता है वृक्षारोपण कृषि इंपॉर्टेंट है, तो वृक्षारोपण कृषि एक ही जगह पे क्या कहता है जैसे वृक्षारोपण कृषि में क्या कहता है जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी होगा, तो ये सब वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत मतलब रबड़ हो गया, कोको हो जाएगा, तो ये सब कृषि जो होता है नारियल, काजू ये सब इसके अंतर्गत में होता है और ये एक प्रकार का व्यावसायिक कृषि है। तो व्यावसायिक, तो ये भी याद रखना, बोलेगा व्यावसायिक कृषि तो चाय, कॉफ़ी, रबर, कोको, नारियल, तो ये सब व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 सरकार द्वारा किसी फसल को समर्थन के लिए किसकी घोषणा किया जाता है? तो जैसे कि किसान है, तो किसान के द्वारा जब फसल वगैरह नष्ट हो जाती है, रिटर्न पहले बता देते हैं। जब उनकी फसल नष्ट हो जाती है या तो सूखा पड़ जाता है या तो बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण वो फसल उतार रहा है, तो उत्पादन के दौरान क्या कहता है वो मान लो 100% चाहता है कि मेरा 100% प्रॉफिट हो, परंतु फसल क्या हो जाता है उसका पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब खराब हो जाती है तो क्या करेगा? अब खराब हो जाएगा तो मार्केट में लेके जाएगा तो उसको फसल का तो कीमत मिलेगा नहीं। तो सरकार के द्वारा एक घोषणा स्थापित किया जाता है, वो पूछा गया था क्या रहता है? अधिकतम समर्थन मूल्य, माध्यम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य या प्रभावशाली समर्थन मूल्य? उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको बोलते हैं एमएसपी। तो याद रखना एमएसपी जो होता है सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ताकि अब जैसे कि 100% वो चाहता है कि मेरा 100% प्रॉफिट हो, परंतु सरकार एक मिनिमम जैसे कि 50% पे वो रोक देता है, ठीक है? तो 50% पे ये रोक देता है ताकि सरकार बोलता है कि तुमको भी नहीं नुकसान होना चाहिए, मेरा भी नुकसान नहीं हो। तो मतलब गरीब लोग को क्या आर्थिक रूप से संतुष्टि भी मिल जाता है और उसको कोई परेशानी भी नहीं होती है, ताकि सरकार इसलिए उनका फसल को सरकार अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य ताकि तुम भी भूखे ना मरो और हमको भी कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए उस हिसाब से ले लेता है और फिर बाद में उसी को क्या करता है सप्लाई करता है, सबको पहुँचाता है। राष्ट्रीय संघ की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1918 में, 1920 में, 1933 में, 1945 में? तो राष्ट्रीय संघ की शुरुआत बताइए। चलिए, तो राष्ट्रीय संघ की शुरुआत कब होती है ये बताना है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं, इसका सही हो जाएगा 1920। तो याद रखिएगा 1920 में राष्ट्रीय संघ की शुरुआत किया जाता है। राष्ट्रीय संघ का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय शांति जो भी है भुखमरी वो सब में ध्यान रखने का काम करता है। कौन-सा देश लीग में शामिल नहीं है? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। तो लीग में शामिल कौन-सा देश नहीं है? चलिए, तो लीग में शामिल देश ना आपका अमेरिका, तो यूएसए। तो यूएसए जो होता है लीग में शामिल नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने लीग के भीतर प्रत्येक निकाय के लिए संरचना नियम निर्धारित किया था? निकाय के लिए संरचना का नियम भी निर्धारित किया था, कौन था बताइए? संविधान परिषद, संयुक्त राष्ट्र संविधान। बताइए कौन था? ये आपका था संविदा। संविदा क्या था? ये स्थापित किया था। यूरोप के मध्य वर्ग के लिए उदारवादी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? रूढ़िवाद कौन माना? उदार और शिक्षित होना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की समानता या प्रतिनिधित्व सरकार? बताइए क्या होगा? चलिए, तो इसका क्या मतलब अर्थ होगा? तो इसका सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर यूरोप के व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून का समझ अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की समझ का समानता का अधिकार। देखिए, अब जब बोल देगा समानता का अधिकार कब है? कानून की समझ समानता का अधिकार बोल देगा। समानता का अधिकार कब है बताइए आप लोग? तो अधिकार, समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में। तो आर्टिकल, ठीक है? आर्टिकल आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, ठीक है? बोलेगा स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा, तो आपका अधिकार तो कब होता है? ये आपका 25 से लेकर 28 के बीच, स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है, ठीक है? फिर इसमें बोल देगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो आर्टिकल 23 से लेकर 24 में, ठीक है? तो 23 से 24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार है। इसको बोल देगा, इसमें बोल देगा फिर अलग क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है? उपचारों का अधिकार, तो ये आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है, बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन संहिता के प्रति शत्रु थे, क्यों? तो नेपोलियन के प्रति शत्रु थे क्या? यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं था। इसका शासन विशेषाधिकार नष्ट कर दिया था इसलिए। शासन परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त में से भी क्या होगा इसका सही बता? तो इसलिए विरुद्ध है, क्योंकि प्रशासनिक राज्य परिवर्तन स्वतंत्र के साथ नहीं देते थे, इसलिए उसके प्रति शत्रु थे। नेक्स्ट है, मोंटोरियो चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में? तो बताइए मोंटोरियो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आता है? तो आपका आता है 19 में, तो 1919 में ये आता है। तो देखिए मोंटोरियो 2 आदमी है, एक मोंटेगियो होते हैं और एक होता है चेम्सफोर्ड। तो मोंटोडियो और चेम्सफोर्ड अलग-अलग नाम का व्यक्ति रहता है, ये सुधार अधिनियम आता है, जिसमें क्या कहता है अलग-अलग नियम आता है और इसको काम करने देता है। मोंटेगियो क्या कहता है, ये भारत का राज्य का क्या कहता था सचिव था, तो ये तो भारत राज्य का सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वहाँ का वायसराय था। तो याद रखना भारत राज्य का सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था, तो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखे थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी। अब कुछ पुस्तक है तो पुस्तक का नाम ही बता देंगे। तो हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसका? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के लिए। अब जैसे कुछ जैसे पहला देखिए अनहप्पी, तो लिखिए अनहप्पी, अनहप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया लिखा गया था। दूसरा बोलिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ, इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी मतलब खोज, तो खोज करने के लिए कहा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है, उसको थोड़ा सा देखा, बोलेगा डिवाइडेड इंडिया, ठीक है, यहाँ लिख देते डिवाइडेड, डिवाइडेड इंडिया। तो डिवाइड करने का कौन का? राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखेगा राजेंद्र प्रसाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इसको हल्का में लेना है, ठीक है। चौथा कर लेते हैं, चौथा जैसे कि हो जाएगा अन नेशनल ऑफ इंडिया, इस तो इम्पोर्टेंट है। एन इकोनॉमी, इंडियन विंस फ्रीडम, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन विंस फ्रीडम, तो इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, चलिए इतना ही करते हैं। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा इंडियन विंस फ्रीडम के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना कब और किसने किया था? स्वराज दल बताइए। 1 जनवरी 1927, 7 जनवरी 1927, 1 फरवरी 1924, 6 मई 1925। तो स्वराज दल होता है 1 जनवरी 1927। किसके किसके द्वारा किया जाता है स्वराज दल के बारे में? तो CR दास मतलब चित्तरंजन दास, तो चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ये दोनों मिलकर कहता है स्वराज पार्टी का स्थापना करता है, जिसमें से बोलेगा वहाँ का सचिव कौन था, महासचिव कौन था, तो ये भी हो सकता है, पूछ सकता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इतना तो भी याद रखना है कि चित्तरंजन इसके द्वारा किया गया था। ये अध्यक्ष रहता चित्तरंजन दास, चित्तरंजन का अध्यक्ष रहता, उसका अध्यक्ष रहता, और ये रहता महासचिव रहता है। मोतीलाल जो होता है ये महासचिव रहता है, तो याद रखना महासचिव। तो महासचिव और चित्तरंजन दोनों के द्वारा किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे है, क्यों करता है? क्योंकि जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो कांग्रेस का अधिवेशन के दौरान क्या कहता है, वहाँ से ये कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में जो होता है, उस अधिवेशन को यह त्याग देता है, और ये अलग से एक दल का स्थापना करता है, जिसको बोलते हैं स्वराज दल की स्थापना। तो ये इसके द्वारा किया जाता है, तो इसको स्वराज दल की स्थापना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बम्बई की चोल किस प्रकार की इमारत है? तो बताना चोल किस प्रकार की इमारत है? मंजिली इमारत है, बहुमंजिली इमारत है, सरकारी कर्मचारियों की इमारत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चोल किस प्रकार की इमारत है, ये पूछा गया। चलिए, तो देखिए एक प्रकार का चोल जो है एक प्रकार बहुमंजिली इमारत था। ये क्यों बनाया गया था? जब मुंबई में क्या था, बहुत सारा श्रमिक क्या था, श्रमिक आया था, तो उनको के लिए रहने का जगह, तो रहने का जगह क्या होता है, कम पड़ गया था मुंबई में, तो रहने का जगह कम पड़ गया, तो ये क्या कहा 4 मंजिला, तो याद रखिए 4 मंजिला, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मंजिला करके इसको बनाया गया, ताकि वहाँ का जो श्रमिक है यहाँ रह सके और अपनी रोजगार के लिए यहाँ पे ये कर सकते, यही इसीलिए उसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना, ADB, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना है 1966 में, 1968 में, 1969 में, 1969 में, बताइए अलग अलग डेट है, बताइए क्या होगा। तो ADB का 1966 में किया जाता है, तो याद रखिए 1966 में ADB का था। डेट का साथ पूछेगा तो 19 नवंबर, तो 19 दिसंबर 1966, तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना किया जाता है, ADB बैंक की स्थापना। जब ADB बैंक की स्थापना होती है, तो उस समय सदस्य देशों की संख्या क्या थी? टोटल सदस्य देशों की संख्या थी 68, ठीक है, तो 68 थे, जिसमें से एशिया से था, एशिया देश से कितना था 48 या 49, हाँ 49, तो एशिया से 49 था, और जो बच गया था, बचने वाला कितना 49 या 68 हो जाएगा 19, जो बच गया था ये अन्य मतलब कि जो आपका अन्य देश था, बगल वाला देश, उस वहाँ से था। ADB का मुख्यालय कहाँ? तो ADB इसका मुख्यालय बोलेगा मनीला, ठीक है, तो बोलेगा मनीला। जो भी हम एक्स्ट्रा बताते हैं ना, तो ज़रूर इसको ध्यान से रखिएगा। मनीला इसको बोलता है फिलिपीन या फिलिपीन, तो फिलिपीन
जगह का नाम याद रखना, मनीला का फिलीपीन। अब बोलेगा एडीबी का जो वहाँ पे मतलब कि इसका हेड कौन है, तो ये भी बोल सकता है। एडीबी का जो अध्यक्ष कौन है, तो ये एडीबी बैंक का अध्यक्ष है ओका, मतलब कि ओसामोका। तो क्या नाम है, ओसामोका के इस तरह का उसका नाम था, आसोगामा। रुकिए, हाँ आसोगामा था, आसोगामा, आसोगामा, ठीक है। ये कहाँ का था, जापान का। तो आसोगामा, मुत्सुको आसोगामा इस तरह का नाम रहता है एडीबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित। देखिए अब नाम से ध्यान से देखिए, ये मराठा पूछा तो मराठी से नहीं होगा, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। ध्यान से सुनिए अच्छा से, मराठा तो ये मराठी मार दीजिएगा, तो मराठा जो था अंग्रेजी भाषा का था, तो याद रखना मराठा भाषा जो अंग्रेजी भाषा था। ये कब प्रकाशित किया जाता था, ये आपको प्रकाशित था 1881 में। तो 1881, तो 1881 में मराठा भाषा का प्रकाशित किया था। अब इसी में बोल देगा मराठी भाषा में, तो देखिए मराठी भाषा का कौन सा प्रकार था, तो मराठी समाचार पत्र जो कौन के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में लाया था। इसको बोलते हैं केसरी समाचार पत्र। तो केसरी समाचार, तो ये था मराठी, तो केसरी जो था, केसरी समाचार, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया था, बाल गंगाधर, ठीक है। अब जैसे हिंदी आ गया, तो हिंदी भाषा के द्वारा कौन लाया था, हिंदी भाषा में जो एक साप्ताहिक पत्र लाया था, इसको बोलता था उदंत मादता। तो उदंत मादता, तो उदंत क्या था, मादता, हाँ मादत, तो उदंत मादता, ठीक है। और ये किसके द्वारा लगा था, ये लाया गया था उदंत मादता आपका जुगल किशोर के द्वारा। तो जुगल किशोर, जुगल किशोर, ठीक है। बांग्ला, बांग्ला भी तो लाया गया था, तो बांग्ला द्वारा सोम प्रकाश मंडल के द्वारा, सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश के द्वारा क्या था, बांग्ला मतलब सोम प्रकाश ये नाम था बांग्ला में। तो इसका संपादक का नाम कौन था, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो विद्यासागर के द्वारा, विद्यासागर, तो सागर के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। केसरी जो था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये हिंदी समाचार पत्र था। उदन माता जो हिंदी पर था, केसरी जो ये मराठी था। अब मराठी समाचार पत्र अंग्रेजी था। अब बांग्ला जो था सोम प्रकाश ये विद्यासागर। तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो सीरीज होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला है, इंग्लैंड में श्रमिकों, मशीनों और नई तकनीकों के प्रति सतर्कता क्यों थी। वो नहीं जानते थे कि इनका उपयोग कैसे किया जा रहा है, वो डर था कि अपनी नौकरी का आजीविका खो देंगे। श्रमिक को नहीं खोने का बहुत करीब था, ये में चिंता रहते हैं। तो क्या था, इंग्लैंड का विरोध करने का क्या कारण था, इसलिए विरोध करते थे कि उनको क्या कहता है, अपनी नौकरी के साथ साथ आजीविका भी खोने का उसको डर था, इसलिए उसका विरोध करने लगा था। विक्टोरिया ब्रिटेन के उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग और पूंजीवादी वर्ग हस्तक्षेपित वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे। क्यों, क्योंकि वो आयातित सामग्री के बनाए गए थे, हस्तनिर्मित प्रसंग और वर्ग का प्रतीक माना गया था, वो बेहतर ढंग से समाप्त हो सकते थे, इसलिए केवल उच्च वर्ग ही महंगी वस्तु कर सकते थे। तो क्या हो सकता है इसका जवाब, क्यों, क्योंकि वो हस्तनिर्मित और प्रशिक्षित वस्तु का ही प्रतीक माना गया था। तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विक्टोरिया में ब्रिटेन उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग क्या था, पूंजीवादी और हस्त वस्तुओं का ही प्रतिनिधित्व इसलिए देते थे क्योंकि हाथ से बना हुआ प्रतीक क्या था, ज़्यादा अच्छी दिखती थी, डिजाइन उत्तम था, और उसका क्या कॉस्ट जो वो लोग बनाते थे, कॉस्ट भी वो सस्ता पड़ता था। उसको मशीन से बनाने में उसको महंगा पड़ता था, और ये देखने में आकर्षक होता था, और ये यादगार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते थे, इसलिए इसको वैल्यू दिया था। नेक्स्ट है, विश्व के प्रथम औद्योगिक देश का नाम बताइए। औद्योगिक देश का नाम, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी। तो पहला बोलता है, पढ़ना मेरा प्रथम औद्योगिक देश का नाम क्या था, तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में ही औद्योगिक के सबसे पहले शुरू होता है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कृषि से होता है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद औद्योगिक क्रांति, इसके बाद आगे बढ़ते जाता है। प्रारंभिक उत्पादन पद्धति कुटीर उद्योग कहा जाता था। किसको कहता है, प्रारंभिक उत्पादन कुटीर उद्योग कहा जाता था। श्रमिकों को, कुटीर निर्माण करने वाले को, उनके घरों में काम करने वाले, कारखाने में रहने वाले को, कॉटेज बनाने वाले को, किसको कहते थे बताइए। तो सही आंसर की हम लोग बढ़ेंगे, और इसका सही आंसर हो जाएगा उनके घरों में काम करने वाले। तो उनके घर में जो काम करते थे उनको ही कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया था। क्या तर्क दिया था, यह सार्वभौम पुरुष मताधिकार प्रदान है जो आजकल फैली हुई है। यह सरकार की अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था का विनियमन करती है। यह सरकार को अस्थिरता को रोकने और उनके राज्य संचालन में विकास करती है, और व्यक्तित्व को मुक्त बाजार और अपने स्वार्थ और साधन की अनुमति देती है। तो बताइए 19वीं सदी में अर्थशास्त्रियों ने क्या तर्क दिया था, तो क्या था वो स्वतंत्र है। तो वो मतलब 29वीं जो अर्थव्यवस्था में था, तो वो अपना स्वार्थ साधने के लिए अनुमति दी जाती थी। हस्तक्षेप और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, तो हस्तक्षेप के साथ साथ स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो ये हो जाएगा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पुरुष मताधिकार 1 नंबर 35 का क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तियों को मुक्त बाजार। हाँ, मुक्त बाजार यही है हस्तक्षेप, मतलब कि उसमें कोई भी मतलब कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते उसके बाजारों में।
तो उसको खोने की अनुमति दे दी गई थी, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों का? देखिए आप क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी से कि भारत की स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो स्थलीय सीमा क्या होती है, मतलब सूखे-सूखे, ये भारत है, तो ये आपको भारत होगा, ठीक है? तो अब भारत का मैप थोड़ा-सा याद रखिएगा, ये आपको मान लो भारत है, ठीक है? तो ये भारत है कि स्थल सीमा किसके साथ है? ये देखिए नीचे-नीचे जो है ये पानी है, आपको याद होगा, तो ये अरब सागर है, ये बंगाल की, यहाँ बंगाल की, इधर वाला बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और इधर वाला है अंडमान निकोबार द्वीप, ये सब में थोड़ा-थोड़ा बसा हुआ है। तो ये बोला है स्थल सीमा, मतलब सूखा-सूखा वाला कौन-कौन देशों के साथ लगती है, ये पूछा गया है। 5 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 का, कितने देशों के साथ लगती है, ये पूछा गया है। तो ये 7 देशों के साथ, तो कौन-कौन देश है? जैसे कि इधर इस साइड में कौन है? मतलब कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इधर है चीन है, भूटान है, ये सब म्यांमार है, तो ये सब देशों का नाम भी याद रखें। चलिए तो अब बताते हैं कौन-कौन देश है, 7। 7 में कौन-कौन था? पाकिस्तान, तो याद रखेंगे पहले PAK लिख देते हैं, ठीक है? पाकिस्तान हो गया। फिर अफ़गानिस्तान AFG, अफ़गानिस्तान लिख देते हैं, अफ़गानिस्तान। चाइना हो गया, उसके बाद नेपाल के साथ लगता है, उसके बाद फिर भूटान के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, और एक म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश। तो टोटल याद है, देखिए बांग्लादेश यहाँ वाला है, ठीक है? कलर चेंज करके बता रहे हैं, ठीक है? 1 मिनट। देखिए बांग्लादेश इस जगह पे, अरे यार दूसरा कलर ले रहे हैं। यहाँ पे आपको बांग्लादेश है, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, उसके बाद यहाँ चाइना है, इधर फिर अफ़गानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, इस तरह करके सारा देश है। चलिए इतना क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। चलिए अब इससे क्वेश्चन और कर लेते हैं कि 1 मिनट, चलिए अब यहाँ से पूछते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण का एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। तो जो भारत बोलेगा दक्षिण का एशिया से सबसे बड़ा देश भारत है, ठीक है? भारत में कितना 16 राज्य और 2 केंद्र शासित ऐसे स्थल है जो कि स्थलीय सीमा से, टोटल बोलेगा कितना राज्य, तो 16 राज्य जो है स्थल सीमा से लगते हैं और 2 केंद्र शासित देश उसके साथ लगते हैं, ठीक है? चलिए अगला पूछ सकता है कि भारत की जल और स्थल सीमा से लगने वाले देश का नाम। देखिए जल के साथ भी और प्लस स्थल के साथ भी, तो हो सकता है अगला पूछ जाए जल और स्थल के साथ लगने वाला संयुक्त देशों का नाम बताइए। तो जल और स्थल के साथ ये बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और एक हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार और हो जाएगा, ठीक है? तो म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो ये जल और स्थल के साथ लगने वाला है। नेक्स्ट पूछ सकता है भारत की सबसे छोटी किसके साथ लगती है? सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा लगेगा अफ़गानिस्तान, AFG। अफ़गानिस्तान लिखेंगे कितना? 106 किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर लगता है। और फिर बोलेगा भारत की सबसे बड़ी जो स्थल सीमा किसके साथ लगती है? तो सबसे बड़ी लंबी रेखा किसके साथ साझा करती है? तो सबसे लंबी रेखा, लंबी जो रेखा किसके साथ साझा करती है बताइए? तो ये आपका बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ कितना? 4096, तो 4096.7, तो 4096.7 किलोमीटर के साथ शेयर करते हैं, तो 4096.7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? गोकुल झील है, लैंगूर झील है, क्रेक झील है, हिमानी झील है, सारा याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सही आंसर की हम लोग बढ़ेंगे। चलिए तो क्रेकर झील, तो याद रखिएगा क्रेकर झील। तो देखिए इसको क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि जल और स्थल के साथ बोलेगा तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। लंबी से बोलेगा तो 4096, तो 4096 के साथ लगती है। सबसे छोटे बोलेगा तो अफ़गानिस्तान के साथ। राज्य के साथ बोलेगा तो 16 राज्य लगता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगता है, और टोटल ये बोलेगा तो 7। इतना क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस नाविक के द्वारा प्रयोग किया गया था बताइए? भारत, अरब, यूनान, चीन। तो नाविक का प्रयोग कौन सा इसके द्वारा दिया गया था? तो नाविक का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा था? ये अरब देश के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी अरब देश, तो अरब देश के द्वारा ये इसको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या। तो भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? 12, 14, 16, 18, कितने जीव मंडल है रिजर्व किए गए? चलिए तो सबसे भारत में टोटल जीव मंडलों की संख्या बोलेगा तो 18, तो 18 जीव मंडल की संख्या रिजर्व किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले बरसात है, सिनकोना कितने बरसात रहते हैं? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। देखिए वृक्ष वाला क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, तो जो नहीं देखें उसको जरूर आप जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए तो इसका 100 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको इसलिए चाहिए 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सिनकोना वृक्ष कौन सा वाला क्षेत्र में पाया जाता है? ये वृक्ष की ऊंचाई कितने पूछेगा? तो 5 से लेकर 15 मीटर होता है, तो 5 से 15 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और ये मतलब कि कौन-कौन सा क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी क्षेत्रों का नाम याद रखें, जिसमें से मतलब कि कहाँ, जहाँ वर्षा की मतलब कि ज़्यादा वर्षा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहता है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है वो वाला क्षेत्र में, और ये उष्णकटिबंधीय, तो नाम याद रखें
कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। यदि इस टाइप का पर्न उष्णकटिबंधीय सदाबहार शीतोष्ण पर्णपाती वन किसको बोलता है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो बना है, 10 मिनट का वीडियो है। आप वहाँ जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और ये वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद कौन-कौन सा वन पाए जाते हैं, कौन-कौन सा बस का एग्जाम्पल है, कितना पाए वर्षा चाहिए, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आपका एग्जाम में आएगा ही तो आएगा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, जनसंख्या में बच्चों की अधिकतम संख्या किसका परिमाण था, जनसंख्या में बताइए। उच्च जन्म दर, उच्च जीवन प्रतिशत, उच्च मृत्यु दर, अधिकतम विवाह जोड़े। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उच्च जन्म दर का परिमाण। तो उच्च जन्म दर का परिमाण, तो कहाँ उच्च जन्म दर का परिमाण, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जल घनत्व, तो जन घनत्व पश्चिम बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, केरल में, बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो सबसे सही होगा बिहार। तो बिहार में क्या था, सबसे ज़्यादा अधिक जन घनत्व, कितना जन घनत्व है, तो याद रखिएगा 1106, 1106 मतलब कि वर्ग किलोमीटर, तो वर्ग किलोमीटर याद रखें, वर्ग किलोमीटर, तो 1106 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 1106 वर्ग किलोमीटर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार जन घनत्व कितना रखा गया था, एवरेज जन घनत्व कितना लगा, 382 वर्ग किलोमीटर रखा गया था, एवरेज रखा था 382 वर्ग किलोमीटर रखा था, क्या होना चाहिए, ठीक है। और बोलेगा 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार जनगणना जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार बना बिहार का साक्षरता दर बताइए, साक्षरता साक्षरता तो साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता 61.8% बिहार का, ठीक है, बिहार का 61.8% है। अब बोलो बिहार का कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या था 4 कितना कितना करोड़, तो इतना करोड़ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत का विरल जनसंख्या के वेतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है, तो विरल के लिए मुख्य जिम्मेवार है कौन, जल प्रवाह, भूमि अभाव, उबड़ खाबड़, उच्च परिवर्तन या वायु प्रदूषण, कौन हो सकता है बताइए। तो क्या हो जाएगा सर, उबड़ खाबड़ उच्च वर्ता, ये क्या कहता है, ये भारत के विरल जनसंख्या के लिए अभाव माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से, अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। तो याद रखा नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। तो ये नर्मदा नदी कहाँ से, ये भी नर्मदा नदी जो है उत्तर में, इसको उत्तर में विंध्याचल पर्वत से, ठीक है, उत्तर में विंध्याचल पर्वत से, और जो दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिण में सतपुरा, दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य प्रदेश के जो एमपी है, मध्य प्रदेश के मध्यभाग की घाटी से बढ़ते हुए अब जाके क्या मतलब कि अरब सागर, ठीक है, अरब सागर के खंबात के खाड़ी में जाके क्या कहते हैं, ये नर्मदा नदी वहां जाके गिर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसको बोलेगा सहायक नदी का नाम भी, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए हटाइए, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। भारत के साथ बांग्लादेश का स्थलीय सीमा कितने देखें, अब जस्ट बताए थे ना, जो डिटेल में पढ़े होंगे, तो देखिए बांग्लादेश का पूछ दिया कितना था, 4018, 4096, 4009, 4009। यदि जो अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको होगा, तो कितना था 4096, तो 4096 बताए थे, 4096.07 किलोमीटर है। तो अभी जस्ट इसलिए बोलते हैं डिटेल पढ़ा रहे, तो डिटेल को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूटे, देखिए अब बांग्लादेश से फिर क्वेश्चन आ गया, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, तो कौन नहीं छूती है, ये पूछा गया है। चलिए तो कौन सा नहीं छूती है, तो मणिपुर, याद रखें मणिपुर। जैसे कि यहाँ पे आया है, सिर्फ यहाँ हम बांग्लादेश का बता दें, तो और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें आप लोग को, तो चलिए याद रखिएगा। चीन के साथ कितना सीमा लगती है भारत का, तो चीन के साथ भारत का लगते हैं 3488, तो 3488 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर चीन के साथ भारत शेयर करती है। पाकिस्तान के साथ कितना कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आया 3323, तो पाकिस्तान के साथ इतना सीमा साझा करती है। नेपाल के साथ कितना करती है, अब जैसे कि बांग्लादेश का पूछ दिया ना, तो हो सकता है कभी इसको पूछ दे, तो 1751 नेपाल का साथ तय करती है। फिर उसके बाद म्यांमार का साथ कितना करते हैं, म्यांमार, उसका जो पड़ोसी देश है ना ये सब, तो पड़ोसी देश है 1643, म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद फिर और देख लेते हैं भूटान, और एक है ये भूटान, तो भूटान के साथ कितना करते हैं, तो भूटान के साथ 6900 मतलब 699 किलोमीटर, और एक हो जाएगा अफगानिस्तान, AFG, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर शेयर करते हैं। तो टोटल याद हो गया, पाकिस्तान के साथ चीन का है 3488, पाकिस्तान के साथ 3327, नेपाल का साथ कितना 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान 100 मतलब कि 6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ वाला तो एक क्वेश्चन होगा, कौन कौन राज्य का कौन कौन सीमा नहीं छूटी है, तो याद रखो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है, ये सब उसका मिला हुआ है। चलिए अगला है,
विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 सीमाओं पे स्थित है? बताएं माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, ये पूछा गया। भारत नेपाल में, नेपाल चीन में, नेपाल भूटान में, भूटान और तिब्बत में, कहाँ पे है? चलिए, तो नेपाल और तिब्बत में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल और तिब्बत में इसका ये हुआ था। अब बोलो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई बताना है। ऊंचाई कितनी है? 8,848, तो याद रखें 8,848.86 तो मीटर है, तो 8,848.86 इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। और हिमाचल प्रदेश के भी हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। इसको माउंट एवरेस्ट को और अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको सागर माथा के भी नाम से जाना जाता है, तो याद रखना सागर माथा। तो इन्हें हम अन्य मतलब जगह में, अन्य जगह पे सागर माता या ब्रह्म की माता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है मानचित्र की दूरी मापने में क्या कहा जाता है? तो मानचित्र को दूरी मापने वाले को क्या कहते हैं? अंश, हार, मापन कहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दूरी मापने को क्या कहते हैं? हम अंश कहते हैं, तो याद रखिए दूरी की मैप का जो है अलग अलग मैपों के द्वारा उसको दूरी मापने में काम आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा माप क्या है पैमाने का वितरण है? 1 अनुपात इतना दिया हुआ, 1 अनुपात इतना है, 1 अनुपात इतना है, यहाँ तो पैमाने का माप दिया है, कौन सा होगा इसका वितरण? ये भी पूछ दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 2000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 2000 किलोमीटर। ये चलिए, आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। राजस्थान राज्य और ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों में कमी है। किसका? जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, विंड थर्मल, ये है, बताइए क्या होगा इसका? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान सौर ऊर्जा के साथ सही है और ऊर्जा के साथ सही है, तो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे खाली होगा। और के साथ विंड जो प्रदेश है इसके साथ बहुत अच्छा संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों में कमी है, तो विंड के लिए जल संसाधनों में कमी है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर जो हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, 1 मिनट हम ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट 2 जो लाएंगे तो जिसमें से पूरा संपूर्ण एक्सप्लेनेशन करेंगे, बिहार स्टेट का पेपर 1 का पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें से 51 से लेकर 100 क्वेश्चन को हम डील करेंगे और इसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को साथ अलग उसको फॉर्मेट भी याद रखिए, ताकि इससे अलग से भी क्वेश्चन आए तो उसको आराम से बना ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।